हेलो एवरीवन। तो आज मैं द रिडेम्पशन ऑफ ऑल नॉटिंघम मांगा के अगले चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो पिछले चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि बटलर से मेडेलिन को पता चलता है कि इयान को सर्दी हो गई है। तब मेडेलिन को डाउट पड़ता है कि कहीं इयान ही तो कोरी को ढूंढ कर नहीं लाया है, इसीलिए वो इयान को देखने के लिए उसके कमरे में जाती है। पर वहाँ पर उसे इयान का बारिश में भीगा हुआ गीला कोट दिखाई देता है, जिसकी वजह से उसे यकीन हो जाता है कि इयान ही उसके डॉग कोरी को ढूंढ कर लाया है। और पूरी रात बारिश में कोरी को ढूंढने की वजह से वो बीमार पड़ गया है। प्रेजेंट में इयान को उसके बिस्तर पर दिखाया जाता है। इयान को बहुत तेज़ बुखार था और सर्दी होने की वजह से उसे सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी। इयान की ऐसी हालत देखकर मेडेलिन उसके पास जाकर उसके माथे पर अपना एक हाथ रखती है और अपना दूसरा हाथ अपने माथे पर रखकर इयान का बॉडी टेम्परेचर चेक करती है, जिससे उसे पता चलता है कि इयान को बहुत तेज़ बुखार है। तभी इयान भी अपनी आंखें खोल देता है, पर बुखार की वजह से उसे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। मेडेलिन इयान का बुखार उतारने के लिए कुछ सामान लेने कमरे से बाहर जाने वाली थी, पर तभी इयान मेडेलिन को उसकी बाजू से पकड़कर रोक लेता है। और क्योंकि बुखार की वजह से उसे धुंधला दिखाई दे रहा था, इसीलिए वो मेडेलिन को इज़ाबेल समझ लेता है। इयान मेडेलिन का हाथ पकड़कर रोते हुए अपनी बहन इज़ाबेल से माफ़ी मांगता है और कहता है कि उसे इज़ाबेल को उसकी ज़िंदगी के फ़ैसले लेने से नहीं रोकना चाहिए था। इयान इज़ाबेल के साथ उस दिन उस पार्टी में झगड़ा करने के लिए माफ़ी मांगता है और कहता है कि ये उसकी गलती थी। उसके स्वार्थीपन की वजह से इज़ाबेल उस दिन अपनी मौत के रास्ते पर चली गई। इयान को इतना दुखी देखकर मेडेलिन उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर उसे शांत करते हुए कहती है कि वो इज़ाबेल नहीं बल्कि उसकी पत्नी मेडेलिन है। ये सुनकर इयान उससे पूछता है कि मेरी पत्नी। इयान के मुंह से ये शब्द सुनकर मेडेलिन थोड़ा ब्लश करती है, पर क्योंकि उनकी शादी से लेकर अब तक इयान ने मेडेलिन के साथ थोड़ा भी समय नहीं बिताया था और वो अक्सर उसे इग्नोर किया करता था, इसीलिए मेडेलिन थोड़ा झिझकते हुए उसे जवाब देती है कि हाँ, वो उसकी पत्नी मेडेलिन नॉटिंघम है। मेडेलिन का नाम सुनते ही इयान उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर उससे पूछता है कि वो मेडेलिन है। इस पर मेडेलिन उसे हाँ में जवाब देती है और कहने लगती है कि वो उसकी। मेडेलिन ने अभी इतना ही कहा था कि तभी इयान उसे टोक देता है और मुस्कुराते हुए प्यार से मेडेलिन का नाम लेता है और फिर कहता है कि मेरी पत्नी मेडेलिन। इयान की बातें सुनकर मेडेलिन ब्लश करने लगती है। तभी अचानक से उसकी नज़र खिड़की के पास बिस्तर के नज़दीक रखे हुए एक फ्लावर वेस पर जाती है, जिसके अंदर एक लाल गुलाब था। उस लाल गुलाब को इयान के कमरे में देखकर मेडेलिन के मन में फिर से एक उम्मीद जागती है कि शायद अभी भी उनकी शादीशुदा ज़िंदगी संवर सकती है। अब तक इयान को नींद आ चुकी थी और मेडेलिन उसका ध्यान रख रही थी। फिर हमें वॉर के दौरान बैटलफील्ड की कुछ डार्क मेमोरीज़ को दिखाया जाता है, जिसमें हर तरफ खून खराबा, तबाही और बहुत सारे लोगों के दर्द में चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। उस वक्त इयान सेना में लेफ्टिनेंट था। बैटलफील्ड में उसके बहुत सारे सैनिक मारे जा चुके थे और जिंदा बचे हुए सैनिक बहुत बुरे तरीके से घायल थे और उनमें से कुछ इयान से मदद मांग रहे थे। वो उससे कह रहे थे कि वो मरना नहीं चाहते हैं। इयान एक नोबल घराने का बड़ा लड़का था। उसने अपनी ज़िंदगी में वॉर में जाने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था, इसीलिए अपनी ज़िंदगी में पहली बार इस तरह के मंजर देखकर इयान भी काफ़ी सदमे में था, जिसकी वजह से वो फैसला नहीं ले पा रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी इयान पर भी हमला होता है और इसी के साथ इयान की नींद खुल जाती है। बैटलफील्ड के उस डरावने सपने को देखने के बाद इयान अपने बिस्तर पर उठकर बैठ जाता है और अपने माथे पर अपना हाथ रखते हुए अपने मन में अपने आप से कहता है कि मुझे वही डरावना सपना बार बार दिखता है। तभी उसका ध्यान अपने दूसरे हाथ पर जाता है जिसे किसी ने पकड़ा हुआ था। उस तरफ देखने पर इयान मेडेलिन को उसके बिस्तर के पास बैठकर सोते हुए देखता है, पर मेडेलिन ने नींद में भी इयान का हाथ अभी भी पकड़ा हुआ था। मेडेलिन को अपने कमरे में देखकर इयान अपने मन में सोचता है कि मेडेलिन उसके बेडरूम में क्या कर रही है। सोने से पहले बुखार की वजह से उस वक्त इयान को पूरी तरह से होश नहीं था, इसीलिए नींद खुलने के बाद इस वक्त उसे मेडेलिन के साथ की हुई बातों के बारे में कुछ भी याद नहीं था। पर मेडेलिन को अपने बिस्तर के पास बैठकर सोते हुए देखकर इयान अपने मन में सोचता है कि क्या वो मेरी देखभाल कर रही थी, जिसकी वजह से उसे यहीं पर नींद आ गई।
मेडेलिन को नींद में भी उसका हाथ पकड़े हुए देखकर इयान हल्का सा मुस्कुराता है और फिर अपने आप से कहता है कि कारण जो भी हो, पर अब मुझे पहले से बेहतर महसूस हो रहा है। उसके मेरे हाथ को पकड़ने की वजह से मेरे डरावने सपने खत्म हो गए और उसका हाथ मुझे मेरी वॉर की यादों से बाहर खींच कर ले आया। अभी तक हमने देखा कि इस कहानी को अब तक मेडेलिन के नज़रिए से दिखाया जा रहा था कि मेडेलिन के साथ उसकी पिछली ज़िंदगी में क्या हुआ था, और इयान और मेडेलिन की पिछली ज़िंदगी की इस याद की शुरुआत भी मेडेलिन के नज़रिए से ही हुई थी, जब उसने उस दिन इयान का प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दिया था और उसके बाद वो अपने साथ और कोरी के साथ हुए उस इंसिडेंट के बारे में याद कर रही थी, जब वो उसके डॉग कोरी के कहीं भी नहीं मिलने की वजह से काफ़ी परेशान थी और इयान ने उसे बारिश में बाहर कोरी को ढूंढने जाने से मना किया था, जिसकी वजह से वो अपने रूम में बैठकर रो रही थी। पर फिर अचानक से बटलर कोरी को मेडेलिन के पास ले आता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी खुश हो जाती है। पर फिर इयान के कमरे में आने के बाद मेडेलिन को पता चलता है कि इयान कोरी को भरी बारिश में ढूंढ कर लेकर आया है, जिसकी वजह से इयान बीमार पड़ चुका है और इसीलिए मेडेलिन इयान की देखभाल करती है। पर जब से इयान जागा है तब से मेडेलिन के फ्लैशबैक में ही इयान के नज़रिए को बताया जा रहा है। फिर इयान उस दिन के बारे में बताता है जिस दिन उसकी मेडेलिन से शादी हुई थी। उस दिन मेडेलिन उनके बेडरूम में इयान का इंतज़ार कर रही थी और सोच रही थी कि वो एक बहुत अच्छी पत्नी बनेगी और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी इयान के साथ बिताएगी। ये सब सोचकर मेडेलिन पूरी रात इयान का उस कमरे में इंतज़ार करती रहती है। उस दिन इयान भी सामने वाले कमरे की खिड़की से मेडेलिन को उसका इंतज़ार करते हुए देख रहा था। फिर इयान अपने मन में कहता है कि हम दोनों ने ही एक दूसरे से मजबूरी की वजह से शादी की थी, हम दोनों में ही कमियां थी। मेरे पास मेरे अर्ल के टाइटल और मेरी दौलत के अलावा कुछ भी नहीं था, वहीं मेडेलिन कम उम्र में अपने इकलौते परिवार अपने पिता को खो चुकी थी और उसके पास इस दुनिया में अकेले जीने के लिए दौलत का सहारा भी नहीं बचा था। इयान खिड़की के शीशे में अपने आधे जले हुए चेहरे की तरफ देखते हुए अपने आप से कहता है कि मेरे जैसे नुक्स वाले इम्परफेक्ट अर्ल जो वॉर की वजह से पूरी तरह से टूट चुका था, उसके लिए मेडेलिन जैसी एक इम्परफेक्ट पत्नी ही सही थी। एक कम उम्र की बहुत ही भोली भाली नोबल वुमेन जिसे बाहर की दुनिया और वॉर की भयानक लड़ाइयों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। हम दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे थे। उनकी शादी के कुछ दिन बाद जब इयान के बार बार मेडेलिन को इग्नोर करने के बावजूद भी मेडेलिन इयान से मिलने उसके स्टडी रूम में जाती है और उसे बताती है कि वो इस घर में बहुत बोर हो चुकी है। तब उस दिन शाम के वक्त काम करते वक्त इयान अपने बटलर से पूछता है कि अगर उसकी पत्नी के पास एक डॉग होगा तो क्या वो कम अकेलापन महसूस करेगी। उस दिन स्टडी रूम में मेडेलिन की कही हुई बातों के बारे में काफ़ी सोचने के बाद अगले दिन ही इयान बटलर के ज़रिए मेडेलिन को एक छोटा सा पपी गिफ्ट में देता है, जिसका नाम बाद में मेडेलिन कोरी रखती है। पर उनकी शादी के 3 साल बाद अकेलेपन से तंग आकर जब मेडेलिन अपने डॉग कोरी के साथ लंदन भागकर चली गई थी, तब उसके भागकर जाने के 1 दिन बाद ही इयान उसे ढूंढकर लंदन से अपने साथ जर्मनी नॉटिंघम मैनर में वापस ले आया था। लंदन जाने के बाद मेडेलिन को भी रियलाइज़ हो गया था कि वो अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए इयान पर निर्भर है। इसीलिए नॉटिंघम मैनर में वापस आने के बाद मेडेलिन अपनी ज़िंदगी में खुश रहने का एक ज़रिया ढूंढ लेती है और देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है। मेडेलिन अपने डॉग कोरी के साथ अपना ज़्यादातर समय बगीचे में लगे हुए लाल गुलाबों का ध्यान रखने में बिताती थी। इयान भी अक्सर छुपकर अपनी पत्नी मेडेलिन को बगीचे में कोरी के साथ समय बिताते हुए देखा करता था। धीरे धीरे इयान मेडेलिन को पसंद करने लगा था, इसीलिए हर एक चीज़ जो मेडेलिन को पसंद थी वो भी उसे पसंद करने लगा था। बगीचे से रोज़ गायब होते उन लाल गुलाबों को देखकर मेडेलिन काफ़ी हैरान थी, पर उसे पता नहीं था कि उसके बगीचे के उन लाल गुलाबों का चोर कोई और नहीं बल्कि उसका पति इयान ही था। फिर से इयान अपने आप से कहता है कि हम दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे थे, पर समय के साथ मुझे पता भी नहीं चला कि कब मेडेलिन ने मेरी दुनिया में आने का रास्ता खोज लिया और मुझे अपने साथ अपनी दुनिया में ले गई। मेडेलिन के बगीचे से चुरा कर लाए हुए एक और लाल गुलाब को अपने हाथ में पकड़कर इयान काफ़ी देर तक उस लाल गुलाब को देखकर मेडेलिन के बारे में सोचता रहता है और मुस्कुराता रहता है। फिर हर दिन की तरह ही अपने बिस्तर के सामने खिड़की के पास रखे हुए एक गमले में उस लाल गुलाब को डाल देता है। इयान की उसकी शादी के दिन से लेकर अब तक की सारी बातों को याद करने के बाद इयान अपने बिस्तर में बैठे हुए उसका हाथ पकड़कर सोती हुई मेडेलिन की तरफ देखता रहता है।
और फिर अपने आप से पूछता है कि क्या मेरे पास मडेलिन के साथ खड़े रहने का अधिकार है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे पाप किए हैं, इसीलिए अगर मैं उसके साथ रहता हूँ तो हो सकता है कि मैं उसे भी अपने साथ खींचकर अपने पर्सनल हेल में ले जाऊँ, मेरे उस नर्क में जिसमें अंधकार, निराशा और अकेलेपन के अलावा कुछ भी नहीं है। ये सब सोचकर इयान फिर से अपने आप से सवाल करने लगता है कि क्या उसके पास मडेलिन के साथ रहने का अधिकार है। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी मडेलिन जाग जाती है और इयान से कहती है, तो आप जाग गए हो। फिर मडेलिन इयान के बिस्तर से थोड़ा पीछे हटते हुए इयान को बताती है कि उसे पिछली रात को बहुत तेज बुखार था। मडेलिन की बातें सुनने के बाद इयान उसे बताता है कि अब वो ठीक है। बारिश में भीगकर बीमार पड़ने की वजह से इयान पकड़ा जा चुका था और मडेलिन को पता चल चुका था कि इयान ही कोरी को ढूंढ कर लेकर आया है, इसीलिए इयान काफ़ी ऑकवर्ड फील कर रहा था। फिर इयान मडेलिन से पूछता है कि अब कोरी कैसा है। इस पर मडेलिन अपने मुंह में ही बड़बड़ाते हुए उसे जवाब देती है कि वो छोटा शरारती शैतान बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर इयान उसे जवाब देता है कि ये तो अच्छी बात है। फिर इयान मडेलिन से कहता है कि लंदन से वापस आने के बाद उसने एक बार कहा था कि वो मूवी देखना चाहती है। अचानक से ये सुनकर मडेलिन थोड़ा हैरान हो जाती है, पर फिर उसे हाँ में जवाब देते हुए उससे पूछती है कि वो इस बारे में क्यों पूछ रहा है। इयान खिड़की के पास रखे हुए गमले में उस लाल गुलाब की तरफ देखते हुए मडेलिन से कहता है कि अब से जब भी उसका मन करे वो इस मैनर को छोड़कर बाहर जा सकती है और अब से इयान उसे बाहर जाने से नहीं रोकेगा। इयान की बातें सुनकर मडेलिन उससे पूछती है कि उसे क्या लगता है कि वो इस बात के लिए उसकी एहसानमंद होगी। ये सुनकर इयान उससे कहता है कि उसे सिर्फ मडेलिन की फिक्र थी, क्योंकि बाहर की दुनिया उतनी भी सेफ नहीं है, लेकिन वो अब से जितनी भी पार्टीज या इवेंट्स अटेंड करना चाहे वो कर सकती है। ये सुनकर मडेलिन अपने मन में सोचती है कि ऐसा क्या हुआ कि इतना सब कुछ होने के बाद अब उसने अपना मन बदल दिया। पहले उसने मेरे लिए कोरी को बचाया और अब वो कह रहा है कि मैं मूवी देखने के लिए थिएटर में भी जा सकती हूँ। ये सब सोचने के बाद मडेलिन इयान से पूछती है कि क्या अब बाहर की दुनिया पहले से सुरक्षित हो गई है। मडेलिन की बातें सुनकर इयान थोड़ा हिचकिचाता है, पर फिर मडेलिन को जवाब देता है कि मैं सिर्फ तुम्हें मेरे झंझटों में नहीं डालना चाहता हूँ। ये सुनकर मडेलिन एक पल के लिए हैरान हो जाती है, पर फिर उससे पूछती है कि तुम्हारे झंझट, ऐसा मत कहो। ये सुनकर इयान मडेलिन की तरफ मुड़ता है और फिर उससे कहता है कि ऐसा नहीं कहने से सच तो नहीं बदल जाएगा ना। इयान अपनी बैसाखी लेकर बिस्तर से नीचे उतरकर बेड के पास खड़ा हो जाता है और फिर मडेलिन से कहता है कि क्या वो बाहर जाते वक्त बटलर को उसके लिए बुला देगी। इस पर मडेलिन उसे हाँ में जवाब देते हुए कहती है कि वो बटलर को बता देगी कि आपने उसे अपने कमरे में बुलाया है। फिर मडेलिन थोड़ा हिचकिचाते हुए इयान से कहती है कि वो जितने चाहे उतने लाल गुलाब बगीचे से ले सकता है और वो बगीचा उसका भी है। अचानक से मडेलिन की ये बातें सुनकर इयान हैरान हो जाता है, पर साथ ही वो मडेलिन की ये बात सुनकर खुश भी हो जाता है और मडेलिन की तरफ देखने लगता है। फिर मडेलिन भी इयान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि शायद मैं हमारे रिश्ते के लिए अभी भी थोड़ी सी उम्मीद रख सकती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि ये मेरा आखिरी मौका हो। इसके बाद हमें रोज़ गार्डन की उसी जगह पर इयान और मडेलिन को फिर से खड़ा हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पर वो पिछली रात कोरी के गुम होने के बाद बारिश में भीगते हुए खड़े थे। पर उस वक्त इयान की बातें सुनने के बाद रात के अंधेरे की तरह ही मडेलिन की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी, जबकि इस वक्त इयान के बारे में और भी बातें जानने के बाद फिर से मडेलिन के मन में दिन की रोशनी की तरह ही उनके रिश्ते की सुधरने की एक छोटी सी उम्मीद जागती है। रोज़ गार्डन में मडेलिन के साथ टहलने के बाद इयान मडेलिन के पास खड़े होकर उसकी तरफ देखते हुए मडेलिन को थैंक यू कहता है और इसी के साथ उनकी पिछली ज़िंदगी में उनके रिश्ते की एक नई शुरुआत हुई थी। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आगे की कहानी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।